एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हमारी बुक समरी होगी किंग ऑफ आर्ट की, जिसका मेन लीड है डांटे रूसो और हमारी हीरोइन है विवियन लव। और हाँ, इस समरी में स्पॉइलर भी है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स डिव इनटू द स्टोरी ऑफ अ गाय who never wanted her to be his wife and the weakness he never saw coming. सो स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ पर विवियन लाउ, जो न्यू मनी है, लाउ ज्वेलरी की हायर है और अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने वाली लड़की है, उसको उसके पेरेंट्स डिनर पे बुलाते हैं। बेसिकली हमारी विवियन काफ़ी संस्कारी लड़की है, इस बुक में ऐसा लिखा है। विवियन सोचती है कि बिना किसी इमरजेंसी के मेरे घर वाले मुझे कॉल तो करते नहीं हैं। अब पता नहीं डैड मोहब्बत है क्या, अमिताभ बच्चन बनकर कौन सी परंपरा प्रतिष्ठा और अनुशासन वाला डिसीजन सुनाएंगे और मुझे मानना पड़ेगा। हाँ, तो विवियन घर वालों का कॉल उठाती है और उसको पता चलता है घर जाके कि उसकी शादी होने वाली है, और वो भी उस लड़के से जिसको उसने कभी देखा भी नहीं है और उसको जानती भी नहीं। हाँ हाँ, टिपिकल अरेंज मैरिज। बाहर भी ऐसा होता है कि इंडिया की जगह। और लड़का और कोई नहीं है, डांटे रुस्सो। अब जो डांटे है वो है रुस्सो ग्रुप का सीईओ, और उस बंदे को शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो डिनर पे क्यों आ रहा है, क्यों विवियन से शादी के लिए मान गया है, इन सब को जानने के लिए देखते रहिए। साहब सॉरी, उसका रीजन है फ्रांसिस लाउ, विवियन के फादर। डोंट वरी, डांटे ये नहीं है फ्रांसिस लाउ और उसका कुछ नहीं चल रहा है। बात यह है कि फ्रांसिस ने किया है ब्लैकमेल डांटे को, क्योंकि उसका जो भाई है डांटे का लुका, उसको उसने पकड़ लिया था माफिया की बहन के साथ कुछ करते हुए, और उसकी फोटोज क्लिक कर ली थी ताकि वो डांटे को ब्लैकमेल कर सके और उसे ऐसा बता सके कि तुम मेरी बेटी के साथ शादी कर लो ताकि मुझे मेरे बिजनेस में फ़ायदा हो जाए। हाँ हाँ हाँ, क्या प्लान बनाया है फ्रांसिस ने। तो इसीलिए वो उसको डिनर पे बुलाता है। तो डिनर पे फ्रांसिस कहता है कि 6 महीने के अंदर ना अपन शादी करवा देंगे। तो डांटे कहता है नहीं। अब देखो, डांटे भले से मान रहा है मजबूरी में, लेकिन डांटे डांटे रूथलेस वाला, बिल्कुल एकदम रूट सरीका। तो वो क्या कहता है, नहीं, 1 साल चाहिए मुझे शादी के लिए ताकि प्रॉपर प्रिपरेशन हो जाए, ताकि ऐसा ना लगे कि डांटे रूसो जो कभी शादी नहीं करना चाहता था वो एकदम से शादी क्यों कर रहा है, थोड़ा प्रोसेस करने के लिए तो दो लोगों को। लेकिन इन दी एंड बैक स्टोरी उसकी ये है कि डांटे चाहता है कि मुझे टाइम मिल जाए सारे सबूत मिटाने के लिए, ताकि उसके बाद मैं फ्रांसिस लाउ और लाउ ज्वेलरी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दूँ। तो फ्रांसिस उस बात पे तो मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि इंगेजमेंट का अनाउंसमेंट तो हम अभी कर देंगे कि तुम्हारी और विवियन की इंगेजमेंट हो चुकी है, और जब एंगेजमेंट हो गई है तो विवियन तुम्हारे यहाँ आके रहेगी। ये कौन सी बात होती है, विवियन बेचारी पे एक के बाद एक बम फूटे जा रहे। पहली बात तो एक ऐसे लड़के से शादी करनी पड़ेगी जिसको हम जानते नहीं, ऊपर से वो है भी इतना रूड, ऊपर से उसी के साथ रहने जाना पड़ रहा है। मतलब क्या चल रहा है भैया, पूरा दिमाग खराब उसका। तो अब उसको समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे विवियन, तो बेचारी कुछ बोलती नहीं है। अब विवियन जो है डांटे के घर जाती है, तो वहाँ पर जाके डांटे जो है उसे सबसे मिलाता है, इवन उसके जो बटलर और उसकी जो कुक है उनसे विवियन को मिलाता है, और उनको सारी चीज़ समझा भी देता है। और विवियन को भी कहता है कि विवियन, इट्स जस्ट अ बिजनेस, कुछ एक्सपेक्ट नहीं करोगी तुम, हमें सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए हम कपल बनेंगे, और इस दीवार के नीचे, इस चार दीवारी के नीचे हम स्ट्रेंजर्स की तरह रहेंगे। और वो रिंग ड्रॉर में रखी हुई है, उसको जाके उठाकर पहन लेना। कैसे बोलते हैं ये लोग ऐसा। तो विवियन ऐसे सरकास्टिक होके बोलती है, हाउ रोमांटिक डांटे यू आर। ओके, सो अब विवियन और डांटे एक ही घर में स्ट्रेंजर्स की तरह रहते हैं, और विवियन जो एक इवेंट प्लानर है अपने काम में बिजी रहती है कि ये बंदा तो नहीं बिगड़ सुधर रहा, मैं अपने काम कर लेती हूँ। और डांटे जो है वो बेचारा प्रूफ मिटाने में लगा हुआ रहता है क्रिस्टन हार्पर के साथ। तो विवियन के जो दो दोस्त थे, एक इजाबेला और एक स्लोन, स्लोन 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 सॉरी, इसके ऊपर भी एक बुक है, ढंग से प्रोनाउंस करना पड़ेगा। ओके, सो 1 2 3, स्लोन। इजाबेला एक राइटर है और बार में काम करती है, एग्जैक्टली और स्लोन जो है वो एक पब्लिक रिलेशनशिप वाली कंपनी को रन करती है, जिसमें उसका काफ़ी डिफिकल्ट क्लाइंट को हैंडल करना पड़ेगा। तो विवियन अपने दोस्तों को बताती है कि ऐसे स्ट्रेंजर्स की तरह रहते हैं हम, ऐसे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या जीवन चल रहा है मेरा, इससे बेटर होता तो मैं मेरे एक्स से शादी कर लेती। रिलेशनशिप और शादी में आने के आधे लोगों को एक्स की याद क्यों आती है, हद होती है यार किस चीज़ की। पहले जब था जब भी ढंग से रह लेते, उसके साथ तो एक्स नहीं बनता। तो अब इसकी विवियन और उसके एक्स की बैक स्टोरी, जिसका नाम हीथ है, उसका यही सीन है कि जो हीथ था वो इतना अमीर नहीं था, तो विवियन के घर वाले नहीं माने उसकी शादी कराने के लिए। तो इंडियन बेचारी विवियन जो हमारी संस्कारी और सुशील लड़की है, घर वालों के खिलाफ कोई डिसीजन नहीं लेती है, उसे अपने प्यार की कुर्बानी करनी पड़ी अपनी फैमिली की इज्जत के लिए। हाँ हाँ हाँ, मुझे क्यों मज़ा आ रहा है उसके ब्रेकअप में, बहुत ख़राब इंसान हूँ मैं। तो एक दिन विवियन को
हीथ का मैसेज आता है और उनकी नॉर्मल कन्वर्जेशन हो रही होती है। वो यही पूछता है, और विवियन तुम कैसी हो। ये साला एक्स ना ज़बरदस्ती बीच में आके कुछ ना कुछ तो करेगा। अब वो उससे पूछता है और कैसी हो विवियन, सारी चीज़ें। तो विवियन उसको क्लियर बता देती है, आई गॉट एंगेज्ड। और उनकी नॉर्मल कन्वर्सेशन चलती है। विवियन अच्छी लड़की है वैसे देखा जाए तो। इधर विवियन और डांटे ना काफ़ी ऐसे धीरे धीरे क्लोज आने लग जाते हैं, मतलब एक दूसरे से नॉर्मल कन्वर्सेशन और फ्रेंड बनने लग जाते हैं, धीरे धीरे बात शेयर करने लग जाते हैं और स्नैक बडी बन जाते हैं। जैसे रात को मिडनाइट स्नैक खा रहे हैं साथ में, अजीब 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 से कॉम्बिनेशन ट्राई कर करके खा रहे हैं। कुछ कुछ तो अच्छे भी थे, मैंने भी ट्राई करे ही। एक दूसरे को सारी से चीज़ें शेयर करने लग जाते हैं। हेट अभी भी करते हैं एक दूसरे को, बट डीप डाउन एक दूसरे को रेजिस्ट भी नहीं कर पा रहे। एक अलग ही टेंशन रहती है उन दोनों के बीच में, आए हाय। अब डांटे जो है और विवियन जो है, काफ़ी अच्छी चीज़ें चल रही है उनके बारे में। इवन मैं आपको एक सीन बताती हूँ जिसमें डांटे जो है, उसका एक फ्रेंड है काई यांग। तो जो काई है ना, वो विवियन के साथ डांस कर रहा होता है, तो डांटे को बड़ी जल्दी होती है, वो ऐसा आग बबूला हो जाता है। मतलब देख रहे हो, समझ रहे हो क्या चल रहा है। डांटे के अब क्या है ना, मदर फादर जो है वो दूर रहते हैं, उन वो घर पे बुलाते हैं थैंक्स गिविंग के लिए डांटे और विवियन को। अब वहाँ पर तो इनको एक्ट करना पड़ेगा कि इन लोगों की शादी हो चुकी है, ऐसे तो वो अलग अलग कमरे में रहते थे, उनको साथ में रहना पड़ेगा। तो काफ़ी ना उनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लग जाती है। नॉर्मल से थोड़ा एक स्टेप आगे जाने वाले थे तभी विवियन के अंदर का, विवियन तो नॉर्मल रहती, डांटे के अंदर का पता नहीं कौन सा वाला रूथलेस वो जाग जाता है, रूड होने वाला वो फिर से वही बोल देता है उसका फेवरेट डायलॉग, विवियन इट्स जस्ट बिजनेस, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, इन चीज़ों को यही रोक देते हैं। अरे यार मेरा गला खराब हो जाता है हर बार ऐसे बोल के। तब हो जाता है विवियन का दिमाग खराब। सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो कुछ चीज़ है ना। तो फिर से उन दोनों के बीच में सारी चीज़ें खराब हो जाती है। फिर वो दोनों बात करना बंद कर देते हैं। फिर विवियन बेचारी ये थक हार के फिर धीरे धीरे बात कन्वर्सेशन चालू करती है कि ये आदमी तो सुधरेगा नहीं, मुझे चीज़ें ढंग से करनी पड़ेगी। तो फिर वो उनके नॉर्मल कन्वर्सेशन चालू होती है, लेकिन इतने ही देर में सब कुछ अच्छा चल रहा है वापस, इतनी देर में उसका एक्स जो है फ्लावर्स भेज देता है। वाह वाह, एक्स अलग ही नहीं मान रहा उसका, उसको अलग ही उम्मीदें जगी हुई हैं। तो वो उसमें लिखा होता है कि ही स्टिल वेटिंग फॉर हर। अरे रे रे रे, कलेशी वाली चीज़ें। इसकी एक्स है कि कलेशी औरत है। तो अब वहाँ पर डांटे आ जाता है, क्योंकि वो लंच लेके आया हुआ होता है विवियन और उसके लिए। हाँ, स्वीट ऑफ यू डांटे। तो वहाँ पर वो देख लेता है कि फ्लावर्स आए हुए हैं, तो विवियन से पूछता है कि फ्लावर्स किसने भेजे। और उसमें वो लेटर भी रहता है जिसमें लिखा होता है ही स्टिल वेटिंग फॉर हर, जिसमें हीथ लिखा होता है। देखो ऐसा बैकग्राउंड चेक तो वो कर लेता है स्टार्टिंग में ही, हीथ का, तो उसको पता होता है उसका एक्स है। तो वो उससे पूछता है कि किसने भेजा है। वो बताती है कि हीथ ने भेजा है, मुझे नहीं पता लेकिन क्यों भेजा है। और तुम चिंता मत करो कि मैं तुमसे इंगेजमेंट तोड़ दूंगी, ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ मैं, ना हीथ के पास जाने वाली हूँ। और मुझे बताओ तुम क्यों सीन क्रिएट करो, तुमको तो फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए किसी भी चीज़ से, तुम ही तो बोलते हो इज जस्ट बिजनेस इज जस्ट बिजनेस, हर जगह सेम डायलॉग चिपकाते रहते हो, क्या फ़र्क पड़ रहा है तुमको, कोई मेरे लिए फूल भेजे या गमला भेजे। तब इन दोनों की फिर से बात बंद हो जाती है। अलग ही सीन चल रहे हैं इनके, बार बार बातें ही बंद करे जा रहे हैं, बात ही नहीं करनी एक दूसरे से इनको, ईगोइस्टिक लोग। डांटे जब एक बार ऑफिस ट्रिप के लिए कहीं गया हुआ होता है, तभी उसका बटलर उसको कॉल करके बोलता है कि घर पे एक मेहमान आए हुए हैं जिनका नाम है हीथ। ये बटलर कहते चुगल चोटता है, क्या है इसको इसी का बात का पैसा मिलता है। रुको मेरी फ्रेंड को कॉल करके बताते कि बहन चुगली करने का भी पैसा मिलता है, लेट्स गो फॉर दिस जॉब, ही। हाँ, तो बैक टू द स्टोरी। तो अब डांटे का हो जाता है दिमाग खराब कि ये हीत क्यों आया है, नीच आदमी, नीच इसका एक्स। तो विवियन और वो फटाफट जो है हमारा डांटे है, और रईस तो है ही ना, सीईओ है भैया। तो हो जाता है अपने प्राइवेट जेट से, नॉट दिस जेट, प्राइवेट जेट से, सॉरी, प्राइवेट जेट से जाता है अपने घर। और वहाँ पर विवियन और हीत को बात करते हुए सुनता है, जहाँ पर हीत उसको बोल रहा होता है कि विवियन मैं जानता हूँ, कन्विंस कर रहा है भैया, नीच एक्स है ना, कन्विंस तो करेगा इसे। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, मैं जानता हूँ तुम मेरे पास वापस आने वाली हो, मत चिंता करो, मेरी कंपनी का पीपीओ आने के बाद ही, चलो प्रिय हम चाह कर वहाँ पर छोटी सी कुटिया में रहेंगे। ऐसा नहीं बोलता है, वो तो उसको कन्विंस कर रहा होता है। लेकिन विवियन भैया हमारी स्ट्रिक्टली मना कर रही होती है कि नहीं, मैं ना खुद की फैमिली के साथ ऐसा कर सकती हूँ, ना अपने मम्मी पापा के साथ ऐसा कर सकती हूँ, ना डांटे के साथ ऐसा कर सकती हूँ, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं वापस जा सकती। हीत फिर भी उसको कन्विंस कर रहा होता है। इतने में डांटे वाला दिमाग खराब के फोकट ही कन्विंस करे जा रहा है। वो जात के हीत को कॉलर से पकड़ता है, ऐसे दीवार में डाल के बहुत मारता है, बहुत मारता है। उसके अंदर का ना कबीर सिंह जान जाता है कि किसने टच किया मेरी बंदी को, ऐसा वाला।
तो वो उसको बहुत मारता, तो विविन बेचारी रोकती है उसको कि अरे मर जाएगा वो, और हीत को भगाती है वहाँ से कि देख अगर तू मर गया ना तो मेरे से मत बोलना बाद में कि तू मर गया ऐसे। हीत को फटाफट भगाती है और डांटे कहती क्या भाई तेरा चल क्या रहा है, मेरे को एक बार ना क्लियर बता दे, कभी तू मुझसे अच्छी बात करता है, कभी तू मुझसे अच्छी बात नहीं करता, कभी तू मेरे को साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, कभी तू सारी चीज़ें शेयर कर लेता है, कभी हम बहुत अच्छे से रहते हैं, कभी हम बिल्कुल भी ऐसे कुत्तों की तरह लड़ते हैं, एक दूसरे का मर्डर कर दे ऐसे वाले हो जाते, तुम चाहते क्या हो मुझसे। विविन हो जाती है आग बबूला। डांटे को समझ नहीं आता है कैसे बताए उसको कि वो उसको पसंद करने लगा है। तो डांटे जो है वो विविन को से पैशनेटली किस करने लग जाता है। ओए होए, फाइनली इन लोगों के बीच में कुछ तो नॉर्मल हो रहा है, कपल की तरह शादी होने वाली, इनके कुछ नहीं होता। हाँ, तो अब ये दोनों नॉर्मल कपल की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, प्रॉपर कपल बन जाते हैं, सिर्फ डेट शेट पे जाने लग जाते हैं, इवन पेरिस तक चले जाते हैं, भैया पेरिस लेके जा रहा है बंदा लड़की को। यस। अब वो लोग पेरिस में बड़े एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी इनके जीवन सुख शांति से चल नहीं सकता ना, ऑथर हमारे ने लिखा नहीं है सुख शांति वाला। तभी क्रिस्टन हार्पर का कॉल आता है, ये आदमी इनको साथ में नहीं देख सकता, खुद चाहे कुछ भी करे, गुलछर्रे उड़ाए, दूसरों की खुशी इसको बर्दाश्त नहीं क्रिस्टन को। ये कॉल करता है और उसको बोलता है भाई सारा एविडेंस मिल गए, अब तो तू खत्म कर देगा ना, भड़का रहा है इसको, देख रहे हो तुम, अब तो तेरे को ना शादी करनी पड़ेगी विवियन से, अब तू लाओ ज्वेलरी को आराम से बर्बाद कर सकता है, तेरा जो प्लान था वो सफल हो जाएगा फ्रांसिस लाओ को बर्बाद करने का। अब डांटे को सुन के तो अच्छा लगता है कि हाँ मैं फ्रांसिस लाओ को बर्बाद कर दूंगा, लेकिन उससे डीप डाउन बुरा लग रहा होता है कि अगर मैंने फ्रांसिस लाओ को बर्बाद किया तो विवियन भी उससे अफेक्ट होगी, और मैं विवियन को नहीं चाहता अफेक्ट होते हुए देखना, क्योंकि उसको डीप डाउन पता है कि वो उसको पसंद करने लगा। ही फेल इन लव विथ हर, बट वो एक्सेप्ट करने को भी तैयार नहीं है। अब डांटे क्या करता है, धीरे धीरे खुद को दूर करने लग जाता है, क्योंकि एकदम से वो विवियन को दूर खुद से नहीं कर सकता, उसको अजीब सा लग रहा होता है। फिर से वो धीरे धीरे उसको साइलेंट ट्रीटमेंट और कोल्ड ट्रीटमेंट देने लगता है। तो विवियन को समझ नहीं आता भाई क्या हो गया इस आदमी को, ट्रिप के पहले तो सब सही था, जब हम पेरिस में थे सारी चीज़ें नॉर्मल चली थी, एकदम से ये वापस वैसा कैसे हो गया कोल्ड, हम इतनी अच्छी सारी चीज़ें चल रही थी। अब क्या होता है ना, उसको समझ में नहीं आ रहा होता है विवियन को कि क्या चल रहा होता है। इवन डांटे के घर में जो मेहमान आए हुए थे क्रिस्टन और उसकी गर्लफ्रेंड स्टेला आते हैं, तो भी विवियन को नहीं बताते, तो विवियन का यही दिमाग खराब होता है कि तुम अब मुझे इतना स्ट्रेंज तरीके से ट्रीट कर रहे हो कि हमारे घर में मेहमान आ रहे हो और मुझे वो भी नहीं बता रहे हो। तो डांटे बोलता अरे वो क्रिस्टन आ रहा था इसलिए मैं तुमको नहीं बता रहा, वही। तो वो बोलती कि तो मेरे को क्यों नहीं बता रहे हो, हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं, मेरा हक बनता है वो जानने के लिए। तो डांटे बता तुमको याद है वो हीत को मैसेज तुमने नहीं किया था, वो क्रिस्टन नहीं किया था, एक नंबर का नीच आदमी इसलिए नहीं बता रहा था। तो विवियन को समझ नहीं आता कि डांटर उसके दोस्त चाहते क्या है, वो फिर भी कुछ नहीं कहती है। फिर अब क्या होता है ना, विवियन तो बोलती है भाड़ में चांदो इन सबको, उसकी एक लग्जरियस पार्टी उसको प्लान करनी होती है, बॉल नाइट, जो काफ़ी बड़ी होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है विवियन के करियर के लिए, और वला क्लब में होने वाली होती है, तो वो उस पर फोकस करती है। एक दिन विवियन सोचते है कि ठीक है ये आदमी तो है ही साई को फोकट का साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, मैं इसके लिए लंच लेके जाती हूँ। भैया लंच लेके जाने पे ना कलेश हो रहे हैं इनके जीवन में, लंच करना छोड़ दो तुम, तुम्हारे जीवन के आधे कलेश खत्म हो जाएंगे, लंच नहीं करेंगे अब हम। हाँ, तो विवियन हमारे जो लेके जाती है लंच डांटे के ऑफिस में, वहाँ पर वेट कर रही होती है, रिसेप्शनिस्ट बोलते कि अभी उनकी मीटिंग चल रही है, तो वहाँ पर जाके वेट करते कि ठीक है साथ में खा लेंगे। वहाँ पर उसको उसके फादर की आवाज़ आ रही होती है कि डांटे के ऑफिस से उसके फादर चिल्ला रहे होते हैं कि तुम्हें कोई हक नहीं बनता ये सब करने का, ऐसा तो समझ नहीं आता क्या होता है। वो थोड़ा करीब जाके सुनती है कि जहाँ पर विवियन के फादर चिल्ला रहे हैं कि तुमने ये जो किया है बहुत गलत है, तुमको क्या लगता है अभी सारे एविडेंस तुमने मिटा दिया, अभी और भी हैं। तो डांटे कहता है अगर मैंने सारे एविडेंस नहीं मिटाए होते, तुम्हारे पास कुछ भी होता ना फ्रांसिस, तो तुम यहाँ पर आए नहीं होते, पता है मुझे, मैंने सारे एविडेंस मिटा दिए हैं, और मुझे पता है मैं तो तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तो वो यही सब सुन रही होती है और वो शॉक में हो जाती है कि चल क्या रहा है इन लोगों के बीच में। वहीं खड़े होकर थोड़ा और सुनती है और उसको पता चलता है सारी चीज़ में फ्रांसिस और डांटे कन्वर्सेशन कर रहे थे, इसमें डांटे होता है कि तुमने मेरे भाई को जिस तरीके से ब्लैकमेल किया था ना, अब तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मुझे मेरे भाई को बचाने के लिए सब करना पड़ा, और अब तुमको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुमने गलत इंसान से पंगा लिया है फ्रांसिस, तुमने डांटे रूसो से बदला लिया है। तो उसका फादर पूछता अच्छा और जो मेरी बेटी के साथ शादी उसका क्या, तो कहता है मैंने तो तुमको शुरू से ही बोला था ना, इट्स जस्ट बिजनेस, हमारे बीच में कुछ नहीं है फ्रॉम द बिगनिंग। अब विवियन का ये सुन के हो जाता है दिमाग ख़राब, वो खाना रिसेप्शनिस्ट को देती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है, बिल्कुल बिना कुछ सुने बिना कुछ और जाने आगे की बात। लेकिन ऑफिस के अंदर फ्रांसिस यही बोल रहा होता है अगर ये सब बिजनेस तुमने अभी तक विवियन को सब बताया क्यों नहीं, उसको छोड़ा क्यों नहीं। फ्रांसिस को समझ में आ गया था कि विवियन जो है वो डांटे की कमज़ोरी है एग्जैक्टली। तो विवियन डांटे उसका कुछ जवाब नहीं दे पाता है, इतनी देर में वो फ्रांसिस को वहाँ से भगा देता है कि देखो मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो चुका है, तुम चले जाओ यहाँ से, और तुमको तो मैं बर्बाद करके ही छोड़ूंगा, और ऑलरेडी मैंने चालू कर दिया। उनके स्टॉक्स गिरने लग जाते हैं, फ्रांसिस लाउ की जो कंपनी लाउ ज्वेलरी के उसके। अब डांटे जो बाहर जाता है उसको पता है, उसकी रिसेप्शनिस्ट बताती है
कि लाओ विवियन मैम आई थी और वो लंच देखने हैं। तो डॉन्टे का दिमाग खराब हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि अब विवियन को सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं। तो वो फटाफट दौड़ के फिर के घर आता है और वो देखता है कि विवियन जो है अपना बैग पैक कर रही होती है। तो विवियन को देखता है, वो बोल नहीं पाता उसको रोकने के लिए। तो वो विवियन से पूछता है, मतलब बोलता है कि तुम रुक सकती हो क्या, उसकी आंखों से, क्योंकि वो मुंह से तो बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसको पता है उसने जो गलती करी है, वो सुन लिया है सब। विवियन उसकी रिंग उतारती है और डांटो के हाथ में उसको पकड़ा के वहाँ से चली जाती है, कहते मैं जा रही हूँ, क्योंकि इट्स जस्ट बिजनेस ना। उसको कन्फ्रंट करने की कोशिश भी नहीं करती है कि तुमने जो बोला वो सही है कि नहीं, वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। विवियन सोचती है कि चलो उसके फादर के पास जाके उनको जो है वो उसके फादर के पास जाती है उनको कन्फ्रंट करने के लिए। तो वो उसकी बात ही नहीं मानते, वो अलग ही बोल रहे होते कि मैंने देखा है डांटे की आंखों में, वो उसको तुमको पसंद करता है, जाओ उसको समझाओ, रिझाओ, मनाओ, ताकि वो लाओ जो के जो स्टॉक्स हैं वो जो गिर रहे हैं उसको बचा सकें। तो विवियन को समझ में नहीं आता कि यह आदमी ने मुझे इस बिजनेस की तरह यूज़ किया, मुझे बेचा उस आदमी के पास, और अभी भी ये आदमी उस ब्लैकमेल करने के बाद, इतना नीचे गिरने के बाद भी अभी भी मुझे बोल रहा है कि मैं उसके पास जाऊँ और लाऊं ज्वेलरी के स्टॉक्स गिरने से बचाऊँ। ये आदमी सक्सेस के पीछे इतना पागल हो चुका है, ये मेरा फादर नहीं हो सकता, उसको समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। तो वो उसके फादर बोलते कि अगर तुम हमारी मदद नहीं कर सकती तो मुझे लाओ फैमिली से हट बेदखल कर दूंगा। वो मना कर देती कि मैं नहीं आपकी हेल्प कर पाऊंगी फादर, और वो वहाँ से चली जाती है। बेचारे विवियन पे तो जो पहाड़ टूटा है, एक तो उसके फैमिली ने उसको, उसके फादर ने उसको बेदखल कर दिया, उसके फादर, उसकी पूरी फैमिली उससे छूट गई, ऊपर से डांटे ने उसको धोखा दे दिया, वो सब बिजनेस था उसके दिमाग में, ये सारी चीज़ें चल रही थी, उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। बट फिर वो सोचती है कि ये सारी तो चीज़ें तो ठीक है, लेकिन मुझे वो मेरी जो करियर के लिए बहुत बड़ी पार्टी है, वो इवेंट, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के पार्टी पे फोकस करने लग जाती है। इवन वो अपना लंच स्किप करने लग जाती है, वो दिन भर बस काम में लग जाती है, ताकि उसका दिमाग वापस पुरानी चीज़ों को ना याद करे। अब जिस दिन पार्टी वाला दिन होता है, वहाँ पर सब विवियन को देख रहे होते हैं, काफ़ी सुंदर लग रही होती है वो, और सब नोटिस करते हैं कि विवियन के रिंग फिंगर जो है वो खाली है। ट्यूमर्स सब एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि एकदम से क्या हुआ है, विवियन की रिंग कहाँ चली गई, कहीं कुछ इशू तो नहीं आया, देखो लाओ ज्वेलरी के स्टॉक्स भी गिर रहे हैं, अगर होता तो डांटे बचा सकता था उनको। सो र्यूमर्स फैलने लगती है वो बॉल पार्टी में। तभी जो काई आगे वो वहाँ आके उसके साथ डांस करने लग जाता है विवियन के साथ, और विवियन से वह यही कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है, सारी चीज़ें। तभी डांटे हमारा आ जाता है और बोलता है कि मेरी फियांसे से दूर हो जाओ, और सबकी निगाहें डांटे और विवियन पे आ जाती है। विवियन उससे पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो, तुमने तो सब बर्बाद कर दिया था। तो वो कहता है प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ मैं सारी चीज़ें सही कर लूँगा, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारे से प्यार करने लगा हूँ। आई फेल इन लव विद योर विवियन लाओ, एंड प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। वो उस वक्त तो कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे पार्टी ख़राब नहीं करनी होती, वो रोना भी चाहती है पर वो रो नहीं पाती, और वो वहाँ से चली जाती है वॉशरूम साइड में, और ये पार्टी जो है वो बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाती है। उसके बाद विवियन अपने काम में लग जाती है, वो डांटे की बात नहीं सुनती है। तभी डांटे आता है वापस उसके पास नॉर्मल बन के, और वो कहता है कि विवियन प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, प्लीज़ हम नॉर्मल सारी चीज़ें चालू कर सकते हैं। मुझे पता है कि मैंने जो भी गलती करी है मुझे इसकी माफ़ी नहीं मिल सकती है, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई एम इन लव विथ यू। तुम क्या चाहती हो मैं अपने घुटने पे बैठ के माफ़ी मांगूँ, मैं वो तक मांग सकता हूँ, बट प्लीज़ मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता। इतनी सारी चीज़ें सुन के, इतनी सारी चीज़ें सुन के, एफर्ट सुन के, फाइनली फाइनली विवियन मान जाती है, और डांटे उन दोनों की शादी हो जाती है प्रॉपरली। सो and for the next part of this King series, stay tuned with me and don't forget to like, share, and subscribe to my channel, and give me the suggestion, praise into the comment section. The comment section is all yours. Thank you. I love you. Bye bye.